हेलो एवरीवन, राधे राधे। ये वीडियो समराइज्ड लॉ सीरीज का 5th वीडियो है एंड इस वीडियो में आपके कोर्स में जहां पे भी लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के लिए कोई भी एग्जेम्पशन है या फिर कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन है तो वो सारे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी के स्पेसिफिक प्रोविजंस एंड एग्जेम्पशंस देख रहे हैं एंड सबसे पहला केस है चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का सेक्शन 43 इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। तो हमको पता है अगर किसी भी कंपनी को इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट इशू करना है तो उसको ओआर पास करना पड़ता है। बट अगर कोई लिस्टेड कंपनी इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट इशू कर रही है तो उसको ओआर तो पास करना है, बट कैसे पास करना है? पोस्टल बैलेट के थ्रू। नेक्स्ट केस है सेक्शन 68 बायबैक। तो अगर कोई भी कंपनी बायबैक कर रही है तो उसको डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी एंड रिटर्न ऑफ बायबैक आरओसी के साथ फाइल करना पड़ता है। बट अगर कोई लिस्टेड कंपनी बायबैक कर रही है तो उसको डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी एंड रिटर्न ऑफ बायबैक आरओसी के साथ तो फाइल करना ही है, साथ में आपको इसको सेबी के साथ भी फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस है सेक्शन 71 डिबेंचर। अब इस सेक्शन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अभी जो डीआरआर है ये कितना बनाना होता है कंपनी को? तो 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर के बराबर आपको डीआरआर बनाना है। सर क्या सारी कंपनीज को बनाना है क्या? नहीं, सारी कंपनीज नहीं, केवल और केवल अनलिस्टेड कंपनीज को ही डीआरआर बनाना है। अब इन अनलिस्टेड कंपनीज में भी कुछ कंपनीज को एग्जेम्पशन दे दिया कि आप भले ही अनलिस्टेड कंपनी हो बट फिर भी आपको डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। कौन कौन से अनलिस्टेड कंपनी को बोला है? एक तो ऐसी एनबीएफसी जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, या फिर ऐसी एचएफसी यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ रजिस्टर्ड है और उन्होंने क्या करा है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डिबेंचर करा है। यानी एनबीएफसी या फिर एचएफसी ने अगर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डिबेंचर करा है तो उसके लिए उनको डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। और इसके अलावा कोई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर बैंकिंग कंपनी है तो उसके ऊपर भी डीआरआर की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं करती। अब नेक्स्ट केस है चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे ही बोर्ड डायरेक्टर या फिर कमेटी अप्रूवल देते हैं उसके 7 डेज के अंदर आपको रजिस्टर के अंदर एंट्री करनी होती है। बट अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है या तो इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर, और अगर उसका प्रमोटर अपनी सिक्योरिटीज पे या तो प्लेज क्रिएट कर रहा है या फिर चार्ज क्रिएट कर रहा है या फिर लियन क्रिएट कर रहा है या फिर हाइपोथेकेशन क्रिएट कर रहा है, तो जैसे ही ये इवेंट हो रहा है उसके 15 डेज के अंदर कंपनी आपको इसके रिलेटेड एंट्री करनी पड़ेगी आपके रजिस्टर में। अब नेक्स्ट केस है सेक्शन 91 पावर टू क्लोज रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर। अब इस सेक्शन में हमने एक चीज देखा था कि जब भी कंपनी रजिस्टर क्लोज करेगी तो उसको मिनिमम 7 डेज का नोटिस देना पड़ता है। किस तरीके से देना पड़ता है? एक तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू और दूसरा उसको वेबसाइट पे डालना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, अगर कोई ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड है या फिर वो लिस्ट होना चाहती है तो उस केस में अगर सेबी चाहे तो वो 7 डेज का जो पीरियड है ना उससे कम पीरियड स्पेसिफाई कर सकती है इन कंपनीज के लिए। अब नेक्स्ट केस है सेक्शन 96 एजीएम। अब हमको पता है कि जो कंपनी की एजीएम होती है वो या फिर तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी या फिर विद इन सिटी, टाउन या फिर विलेज जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां पे होनी चाहिए। बट अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो अनलिस्टेड कंपनी अगर चाहे तो उसकी एजीएम वो इंडिया में किसी भी जगह पे कर सकती है, प्रोवाइडेड उसने उसके सारे मेंबर से कंसेंट लिया है। कैसे? या तो राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में। यहाँ पे क्या बोला है? सारे मेंबर से आपको प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट केस है सेक्शन 121 रिपोर्ट ऑन एजीएम, और ये सेक्शन केवल और केवल लिस्टेड कंपनी में अप्लाई करता है। नेक्स्ट केस है चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का सेक्शन 129 है पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो कि केवल और केवल प्रिस्क्राइब्ड अनलिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई करता है। अब नेक्स्ट केस है चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का ही सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट। अब ये वाला जो केस है ये हम ऑलरेडी जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें थोड़ा बहुत रेफर कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो बोर्ड रिपोर्ट होती है ना उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काफी सारे स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। उसमें से एक स्टेटमेंट क्या है कि किस तरीके से कंपनी के जो बोर्ड डायरेक्टर और जो कमिटी है उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, उसके रिलेटेड आपको एक स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड करना पड़ता है। सर क्या सारी कंपनीज को इंक्लूड करना पड़ता है क्या? नहीं, सारी नहीं, केवल केवल लिस्टेड कंपनी या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ या फिर उससे ज्यादा था एज एट एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अब सर नेक्स्ट केस है सेक्शन 136 राइट ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या बोला है, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी को अपने खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सीएफएस वो तो वेबसाइट पे डालने ही है, साथ में उसको अपनी सारी सब्सिडरीज के सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स भी वेबसाइट पे डालने हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना तो वो भी आपको आपकी वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। यानी लिस्टेड कंपनी आपको खुद के एफएस और सीएफएस तो डालने ही है, साथ में आपकी जितनी भी सब्सिडरी है उनके भी आपको सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स आपकी वेबसाइट पे डालने पड़ेंगे। और यहाँ पे हमारे लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी के जितने भी एग्जेम्पशन है, जितने भी स्पेसिफिक प्रोविजंस है वो सारे कवर हो गए। अब हम देख रहे हैं स्टार्टअप कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए एंड पब्लिक कंपनी के लिए जितने भी स्पेसिफिक प्रोविजंस एंड एग्जेम्पशन हमारे कोर्स में। अभी सबसे पहला केस है चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में सेक्शन 23 पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इस सेक्शन में हमने देखा था कि किस तरीके से कंपनी अपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है।
तो अगर पब्लिक कंपनी है तो या फिर तो आप पब्लिक इशू कर सकते हो, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, या फिर राइट इशू कर सकते हो, या फिर बोनस इशू कर सकते हो। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो उस केस में आप प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर राइट इशू या फिर बोनस इशू कर सकते हो, यानी प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक इशू नहीं कर सकती। अभी नेक्स्ट केस है चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का सेक्शन 54 इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। अब इस सेक्शन में हमने कुछ लिमिट्स देखी थी, जैसे फॉर एग्जांपल 15%, 5 करोड़, 25%। तो जो लिमिट्स है ना ये अप्लाई ही नहीं करेगी ऐसी स्टार्टअप कंपनी पे जो कि हमेशा एक प्राइवेट कंपनी होगी, तो उसके ऊपर ये लिमिट अप्लाई ही नहीं करेगी। यानी उस केस में आपको 15%, 5 करोड़, 25% नहीं देखना है, आपको सीधा सीधा देखना है कि जो स्टार्टअप कंपनी है वो अप टू 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तक वो अपने स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। और कब तक इशू कर पाएगी? अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। और इस पॉइंट पे अभी रिसेंट जो आरटीपी आई है मई 26 में, उसमें एक गलती कर रखी है आईसीए ने, तो आप एक बार जो आरटीपी वाला वीडियो वो भी रेफर कर सकते हो ताकि आपको पता लग जाएगा कहां कहां पे गलती हो रखी है। अब उसके बाद में नेक्स्ट केस है सेक्शन 43 काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल प्लस डिफरेंशियल राइट इक्विटी शेयर। तो ये प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं करता है अगर प्राइवेट कंपनी के एमओए या फिर एओए में चीज लिखी हुई। नेक्स्ट सेक्शन 62 फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अब सेक्शन 62 में हमने 3 केसेस देखे थे। सबसे पहला राइट शेयर्स, दूसरा ईसॉप और थर्ड एनी अदर पर्सन को अगर शेयर्स इशू करना है। अभी सबसे पहला जो केस था राइट शेयर्स वाला, अगर हमको शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स ऑफर करना है तो हमको यहाँ पे ऑफर लेटर देना पड़ेगा। अब वो जो ऑफर लेटर हम देंगे वो जो शेयर होल्डर्स है वो एक्सेप्ट करेंगे। अब एक्सेप्ट कितने टाइम में उनको करना है वो भी हम कहाँ लिख के देते हैं? उस ऑफर लेटर के अंदर लिख के देते हैं। और कितने टाइम में एक्सेप्ट करना पड़ेगा? तो यहाँ पे कंपनी को बोला हुआ है कि कंपनी आप कम से कम 7 दिन अलाउ कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा 30 डेज अलाउ कर सकते हो कि वो इतने टाइम में वो ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर ले। और उनको राइट शेयर्स लेना है तो बता दें, नहीं लेना है तो भी बता दें। कितने टाइम में? 7 डेज से 30 डेज। अब यहाँ पे क्या बोला, अगर कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसके 90% मेंबर्स इन नंबर अगर कंसेंट दे देते हैं तो उस केस में 7 डेज से भी शॉर्टर पीरियड हम अलाउ कर देंगे कि वो यहाँ पे बोल सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को कि आप 7 डेज से भी कम पीरियड में यहाँ पे हमको अप्रूवल दे पाओगे। यानी वो जो ऑफर लेटर उसमें क्या लिख पाएंगे कि आप चाहो तो 3 डेज में भी आप अप्रूवल दे सकते हो। यहाँ पे उनको जरूरी नहीं कि उनको कम से कम 7 डेज का उनको पीरियड देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट केस है अगर हम ऑफर लेटर दे रहे तो हमको डिस्पैच करना पड़ेगा। कितने टाइम पहले डिस्पैच करना पड़ता है? एटलीस्ट 3 डेज बिफोर ओपनिंग ऑफ इशू। बट अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जिसके 90% मेंबर्स इन नंबर अगर कंसेंट दे देते हैं तो उस केस में आप ये 3 डेज से भी शॉर्टर पीरियड में यहाँ पे डिस्पैच कर पाओगे। आपके ऊपर वो एटलीस्ट 3 डेज वाली रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं करेगी। और सेकंड केस हमने जो देखा था ईसॉप का, तो ईसॉप अगर किसी भी कंपनी को इशू करना तो यूजुअली उनको एसआर पास करना पड़ता है। बट अगर वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है जिसने कोई भी डिफॉल्ट नहीं कर रखा है सेक्शन 92 एंड 137, तो उस केस में अगर आप ओआर भी पास कर रहे हो ना तो काफी आपको एसआर पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट केस सेक्शन 47 वोटिंग राइट्स। ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं करता है अगर प्राइवेट कंपनी के एमओए या फिर एओए में ये चीज लिखी हुई है। अब सर सेक्शन 67 रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेजिंग और गिविंग लोन्स बाय कंपनी टू परचेज इट्स शेयर्स। इस सेक्शन को बहुत अच्छे से समझना। इस सेक्शन में 2 बातें बोल रखी हैं। एक तो कि कंपनी खुद के शेयर्स खुद से कभी भी नहीं खरीद सकती, और दूसरा बोला हुआ है कि कंपनी किसी और पर्सन को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती, ना तो खुद के शेयर्स खरीदने के लिए और ना ही उस कंपनी के होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। अब सर सबसे पहला जो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस वाला पॉइंट है वो केवल और केवल पब्लिक कंपनी के लिए है, यानी वो प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं करता है। अब उसके बाद बोला हुआ है जो पूरा सेक्शन है ना सेक्शन 67 वो अप्लाई नहीं करेगा ऐसी प्राइवेट कंपनी पे जिसने डिफॉल्ट नहीं करा अंडर सेक्शन 92 एंड 137 और साथ में तीनों कंडीशन कंप्लाई करी। क्या तीनों कंडीशन है? सबसे पहला उस प्राइवेट कंपनी की शेयर कैपिटल में कोई और बॉडी कॉर्पोरेट ने पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रखा है। दूसरा उसकी जो बोरोइंग्स हैं बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर बॉडी कॉर्पोरेट से वो 50 करोड़ या फिर ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जो भी लोअर है उससे भी कम है, इसके बराबर भी नहीं, उससे भी क्या है? कम है। और थर्ड क्या है कि कोई भी डिफॉल्ट नहीं है आज की डेट पे रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स में, यानी कोई भी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स में। अगर आपने तीनों कंडीशन कंप्लाई कर ली और कोई डिफॉल्ट नहीं कर रखा अंडर सेक्शन 92 एंड 137 तो ऐसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर इस सेक्शन ही अप्लाई नहीं करेगा। बट सर इस सेक्शन तो बात ही दो करता है और एक तो वैसे भी प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं करती है। तो जो पहली वाली चीज थी ना जहां पे हमको बोला हुआ था कि कंपनी खुद के शेयर्स खुद से नहीं खरीद पाएगा, वो ऐसी प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं करेगा। अगर कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो इससे कंप्लाई नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर वो जो फर्स्ट वाला प्रोविजन है वो तो अप्लाई कर जाएगा, बट ये फाइनेंशियल असिस्टेंस वाला तो फिर भी अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट बोला हुआ है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है भले वो किसी कंडीशन से कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके ऊपर ये फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो रेस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई नहीं करेगा। वो किसके लिए? केवल केवल पब्लिक कंपनी के लिए। अब सर नेक्स्ट केस है चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज का रूल 21C, जिसमें हमने देखा था कौन कौन से अमाउंट्स को हम डिपॉजिट नहीं मानते। अब यहाँ पे क्या बोला है, अगर कोई पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर से पैसा रिसीव कर रही है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर से या फिर उस डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा रिसीव कर रही है
तो उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे एक और कंडीशन था कि उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो बोरोड अमाउंट नहीं है, वो यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर से पैसा रिसीव कर रही है और प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर या फिर उस डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा रिसीव कर रही है तो उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। उसके अलावा अगर कोई स्टार्टअप कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी होगी, अगर वो 25 लाख या फिर उससे ज्यादा रिसीव कर रही है सिंगल ट्रांच में कन्वर्टेबल नोट के अगेंस्ट, तो उस पैसे को भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। यहाँ पे जो चारों कंडीशन बोली ना वो कंप्लाई होगी तब जाके डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगर यहाँ पे समझो सिंगल ट्रांच की जगह 2 ट्रांच हो गया या फिर 25 लाख से कम हो गया तो उस केस में उसको डिपॉजिट मान लेंगे। यहाँ पे इस कंडीशन को बहुत अच्छे से समझना है। स्टार्टअप कंपनी जो कि हमेशा एक प्राइवेट कंपनी होगी, अगर वो 25 लाख या फिर उससे ज्यादा रिसीव कर रही है किसके थ्रू, कन्वर्टेबल नोट के थ्रू, और यहाँ पे सिंगल ट्रांच में, तब जाके उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अब नेक्स्ट केस है सेक्शन 73, प्रोविजन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। अब यहाँ पे सेक्शन में हमने देखा था कि कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है मेंबर से। तो यहाँ पे बोला अगर कोई पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी आप मैक्सिमम 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी पेमेंट, इतना आप यहाँ पे चाहो तो मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। बट अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो जो 35% की लिमिट है वो कितनी हो जाती है, 100%। यानी प्राइवेट कंपनी आप 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो मेंबर से। अब यहाँ पे जो 100% की लिमिट है ना उसको भी हटा दिया कुछ प्राइवेट कंपनीज के लिए। कौन सी प्राइवेट कंपनीज को बोला है कि आप जितने भी चाहो उतना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो मेंबर से, आपके ऊपर ये 100% की कंडीशन भी अप्लाई नहीं करेगी। कौन सी प्राइवेट कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि एक स्टार्टअप है और जिसको इनकॉर्पोरेट हुए 10 साल से ज्यादा नहीं हुए। सेकंड, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि तीनों कंडीशन जो भी मैं बताऊंगा वो तीनों कंडीशन कंप्लाई कर रही है। क्या 3 कंडीशन है? सबसे पहला, वो जो प्राइवेट कंपनी है वो किसी और कंपनी की एसोसिएट या फिर सब्सिडरी नहीं है। सेकंड, उसकी जो बोरोइंग है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर बॉडी कॉर्पोरेट से, वो ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या फिर ₹50 करोड़ विचएवर इज लोअर से भी कम है, उससे भी कम, उसके बराबर भी नहीं, उससे क्या है, कम है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि कोई भी सब्सिस्टेंट डिफॉल्ट नहीं इस प्राइवेट कंपनी का रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स में। अगर आप ये तीनों कंडीशन कंप्लाई कर रहे हो तो उस प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये 100% वाली लिमिट भी अप्लाई नहीं करेगी। यानी आपके ऊपर है, आप जितना चाहो उतना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो मेंबर से। अब नेक्स्ट केस है सेक्शन 73 का ही, यानी प्रोविजन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर का ही। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हमने एक प्रोविजन पढ़ा था इश्यू ऑफ सर्कुलर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, और हमने एक और प्रोविजन पढ़ा था डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। तो ये जो इश्यू ऑफ सर्कुलर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व के जो प्रोविजन थे वो अप्लाई नहीं करेंगे ऐसी प्राइवेट कंपनी पे जो कि एक्सेप्ट कर रही है पैसा मेंबर से अप टू 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर वो कंपनी स्टार्टअप है उसको इनकॉर्पोरेट हुए 5 साल से ज्यादा नहीं हुए। थर्ड, वो तीनों जो हमने भी ऊपर कंडीशन डिस्कस करी ना वो तीनों कंडीशन को कंप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इन प्रोविजन से आपको कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन सी प्राइवेट कंपनी जो कि 100% तक एक्सेप्ट कर रही है या फिर स्टार्टअप है अप टू 5 years फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, और थर्ड वो ऊपर वाली जो 3 कंडीशंस का कंप्लाई कर रही है। कौन सी प्रोविजन से कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं, इश्यू ऑफ सर्कुलर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। और अगर आप ये प्रोविजन एक बार ढंग से वापस इंटर रिलेट करके देखोगे ऊपर के साथ में, तो यहाँ पे आपको समझेगा कि केवल और केवल ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि एक स्टार्टअप है जिसको इनकॉर्पोरेट हुए 5 साल से ज्यादा हो गए बट 10 साल से ज्यादा नहीं हुए, उसके ऊपर ही ये प्रोविजन अप्लाई करेगा। पब्लिक कंपनी के ऊपर तो करेगा, प्राइवेट कंपनी में केवल और केवल ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि एक स्टार्टअप है जिसको इनकॉर्पोरेट हुए 5 साल से ज्यादा हो गए बट 10 साल से ज्यादा नहीं हुए, उसके ऊपर ही ये इश्यू ऑफ सर्कुलर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व वाले प्रोविजन अप्लाई करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार रिवीजन वीडियो रेफर कर लेना, वहां पे आपको डिटेल में समझाया हुआ है चीज। अब उसके बाद में सेक्शन 73 एंड 76 यानी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, भले आप मेंबर से कर रहे हो पब्लिक से करो, दोनों सेक्शन में बोला हुआ है कि अगर पब्लिक कंपनी आप अपने डायरेक्टर से कोई भी पैसा रिसीव कर रहे हो तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना है, और अगर प्राइवेट कंपनी आप अपने डायरेक्टर से या फिर उसके रिलेटिव से कोई भी पैसा रिसीव कर रहे हो तो आपको भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना। और अगर यहाँ पे पब्लिक से पैसा रिसीव करें तो कौन कर सकता है, केवल और केवल एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो उस केस में एलिजिबल पब्लिक कंपनी आपको भी आपके जो डायरेक्टर से पैसा आ रहा है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट केस है चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन 91 पावर टू क्लोज रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर। अब ये सेक्शन अभी हमने ऊपर भी देखा था जहां पे हमने देखा था कि मिनिमम 7 डेज का नोटिस रहता है। अब यहाँ पे जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन से प्राइवेट कंपनी को एग्जाम्पशन दे रखा है। अब यहाँ पे क्या बोला कि प्राइवेट कंपनी आपको हम एग्जाम्पशन तो दे रहे हैं, किससे एग्जाम्पशन दे रहे हैं, पूरे सेक्शन से। जो 30 डेज वाली चीज थी, जो 45 डेज वाली चीज थी इस सेक्शन में, उन सबसे आपको एग्जाम्पशन है। बस फिर भी आपको ये विद इन 7 डेज वाला जो नोटिस था वो आपको अभी भी कंप्लाई करना पड़ेगा। यानी आप जब भी रजिस्टर क्लोज करोगे आपको मिनिमम 7 डेज का नोटिस आपके मेंबर्स को देना ही पड़ेगा। आप भले ही बाकी सारे जो प्रोविजन इस सेक्शन के उससे कंप्लाई मत करो, बट आपको मिनिमम 7 डेज वाला जो नोटिस वाला रिक्वायरमेंट है उससे कंप्लाई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट केस है सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न। अभी सर सबसे पहला बताओ कि एनुअल रिटर्न जो प्राइवेट कंपनी है
उसके ऊपर कौन सा अप्लाई करता है, MGT 7 या फिर MGT 7 है, MGT 7 ही अप्लाई करता है। MGT 7 है किसके लिए, OPC और स्मॉल कंपनी के लिए। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि एक स्टार्टअप है और जिसने डिफॉल्ट नहीं करा है अंडर सेक्शन 92 एंड 137, उसका एनुअल रिटर्न जो कि MGT 7 में ही होगा वो कौन साइन करेगा, तो यहाँ पे बोला जो कंपनी का CS है ना वो साइन करेगा। सर अगर कंपनी में CS नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा, यानी या फिर तो CS साइन करेगा या फिर डायरेक्टर साइन करेगा। और यूजुअली कौन साइन करते हैं, यूजुअली कंपनी के जो CS है और जो डायरेक्टर है वो दोनों साइन करते हैं। बट ऐसे केस में जहां पे प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है उसने डिफॉल्ट नहीं करा है, उस केस में तो CS साइन करेगा, अगर CS नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा। और ये सेम साइन करने की रिक्वायरमेंट हमने OPC एंड स्मॉल कंपनी में भी देखा था, ये सेम रिक्वायरमेंट थी OPC एंड स्मॉल कंपनी में एनुअल रिटर्न के साइन करने की। अब नेक्स्ट केस है सेक्शन 103, कोरम फॉर मीटिंग। अगर पब्लिक कंपनी है तो अब उसका कोरम कैसे डिसाइड होगा, उस कंपनी में कितने मेंबर्स हैं। अगर पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स है वो 1000 या फिर उससे कम है तो उस केस में कोरम क्या है, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अगर मेंबर्स 1000 से ज्यादा है बट 5000 के बराबर या फिर से कम है तो उस केस में 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। और अगर 5000 से भी ज्यादा मेंबर्स है तो उस केस में 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट को हम क्या मानेंगे, कोरम मानेंगे। अब सर अगर प्राइवेट कंपनी है तो उस केस में कितने मेंबर है उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बोला उसका कोरम क्या है, 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। कितने ही मेंबर हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा कोरम क्या है, 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अब नेक्स्ट केस है सेक्शन 104, चेयरमैन ऑफ मीटिंग। और ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं करेगा अगर उसने डिफॉल्ट नहीं कर रखा है अंडर सेक्शन 92 एंड 137, उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। बट अगर कंपनी के एओए में लिखा हुआ है कि अप्लाई करेगा तो उस केस में हम इस सेक्शन को अप्लाई कर देंगे। अदरवाइज अगर एओए में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, एओए बिल्कुल साइलेंट है, तो उस केस में जो सेक्शन 104 है वो प्राइवेट कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं करा है उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जेम्पशन टू प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे क्या बोला है, अगर प्राइवेट कंपनी के एओए में लिखा हुआ है तो उस केस में यहाँ पे उसको सेक्शन 101 से लेके 107 तक एंड सेक्शन 109 से हम क्या दे देंगे, एग्जेम्पशन दे देंगे। बट यहाँ पे प्राइवेट कंपनी कौन सी होनी चाहिए, जिसने डिफॉल्ट नहीं करा है अंडर सेक्शन 92 एंड 137, उसको हम क्या कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट कर रहे हैं सेक्शन 101 से 107 तक और उसके अलावा सेक्शन 109 से। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का सेक्शन 2 क्लॉज 40, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन। और ये हमने ऑलरेडी कवर करा जब हम ओपीसी और स्मॉल कंपनी का देख रहे थे, ये सेम केस था। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से कुछ कंपनीज को एग्जेम्पशन दे रखा है, उनको क्या बोला हुआ है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना है बट आपको उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। कौन कौन सी कंपनीज को बोला हुआ है, एक तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि एक स्टार्टअप है एंड जिसने डिफॉल्ट नहीं करा है अंडर सेक्शन 92 एंड 137, उसके अलावा ओपीसी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी, आप भी एग्जेम्प्टेड हो एफएस बनाते हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से। यानी आपको एफएस तो बनाना है बट आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट केस सेक्शन 134, बोर्ड्स रिपोर्ट, जो भी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है, ऊपर वाले में लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी वाले में। यहाँ पे क्या बोला है, बोर्ड्स रिपोर्ट में बोर्ड डायरेक्टर को इंक्लूड करना पड़ता है एक स्टेटमेंट जहाँ पे उसको बताना पड़ता है कि कंपनी बोर्ड डायरेक्टर जो उसकी कमिटी है उसकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से इवैल्यूएट करती है, उसके लिए एक स्टेटमेंट इंक्लूड करना पड़ता है। सर क्या सारी कंपनीज को करना पड़ता है क्या, नहीं, सारी कंपनीज नहीं, केवल लिस्टेड कंपनी या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ या फिर से ज्यादा था एज एट एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद नेक्स्ट केस चैप्टर नंबर 10, ऑडिट एंड ऑडिटर का सेक्शन 141, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। यहाँ पे क्या बोला हुआ, हमने एक डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा था कि एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज की ही ऑडिट कर सकता है। बट इन 20 कंपनीज की लिमिट में हम कौन सी कंपनीज को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो एक तो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है एंड उसने डिफॉल्ट नहीं करा है अंडर सेक्शन 92 एंड 137, ऐसी प्राइवेट कंपनी को हम 20 कंपनीज की लिमिट में काउंट नहीं करते हैं। उसके अलावा डोरमेंट कंपनी, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी को भी हम ये 20 कंपनीज की लिमिट में काउंट नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी कौन सी, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, बराबर भी नहीं, कम है और उसने डिफॉल्ट नहीं करा। और लास्ट केस चैप्टर नंबर 10 का ही सेक्शन 143, ऑडिटर्स रिपोर्ट के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ये वाला केस भी हमने ऑलरेडी पुरानी वाली वीडियोस में पढ़ रखा है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है उसमें ऑडिटर को काफी सारी चीजों पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ऑडिटर को रिपोर्टिंग करना है या कंपनी में एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है क्या, और अगर है तो क्या वो सही से ऑपरेट कर रहे हैं क्या। अब यहाँ पे रिपोर्ट करना है, सर क्या सारी कंपनीज के केस में रिपोर्ट करना है, यूजुअली सारी कंपनीज के केस में रिपोर्ट करना है। बस यहाँ पे कुछ कंपनीज को एग्जेम्पशन दे रखा है कि यहाँ पे कंपनी, अगर आपका कोई ऑडिटर है तो उसको ये जो स्टेटमेंट है ये उसके ऑडिटर रिपोर्ट में इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन कौन सी कंपनीज, एक तो ओपीसी और स्मॉल कंपनी, और उसके अलावा ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एंड बोरोइंग बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बॉडी कॉर्पोरेट से 25 करोड़ से कम है एट एनी टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, उसने डिफॉल्ट भी नहीं कर रखा है अंडर सेक्शन 92 एंड 137, उसके ऑडिटर को अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में ये रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसके रिलेटेड, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के रिलेटेड। अब यहाँ पे हमने लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के जितने भी स्पेसिफिक प्रोविजन है, जितने भी एग्जाम्पशन है, सारे कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, एंड जैसा भी आपका रिव्यू है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो आप प्लीज़ वो कमेंट कर देना। बाकी अगर किसी और टॉपिक पे आपको चाहिए कि समराइज लॉ सीरीज में इंक्लूड करना चाहिए वो टॉपिक, उस पर वीडियो आनी चाहिए, तो आप वो चीज़ भी कमेंट में लिख देना। और साथ ही इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे वो वीडियो मिस नहीं हो जाए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप जो इसमें मार्क्स लूज हो जाते हैं वो आप कहीं पे भी लूज ना करो। और इस वीडियो को आपको मल्टीपल टाइम्स देखना है। प्लस ये जो पीडीएफ है ये अभी अपलोड हो गई है टेलीग्राम पे, एक बार आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी वापस देख सकते हो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। और इवन जो 1.5 डेज का मैं प्लानर देता हूँ उसमें भी अगर आप देखोगे तो जो लास्ट डे यानी जिस दिन आपका एग्जाम है उस एग्जाम वाले डे पे जो आपका 2 बजे से पहले वाला टाइम रहता है उसमें आपको ये पीडीएफ रिवाइज करने के लिए टाइम अलॉट किया गया है। तो आपको वहाँ पे पीडीएफ रिवाइज करनी है ताकि एंड डे पे अगर आप रिवाइज करो तो आपको ज़्यादा याद रहेगा और आप उसमें कहीं पे भी मार्क्स लूज नहीं करोगे। आप उस चीज़ों में कॉन्फिडेंट रहोगे और अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप अच्छे मार्क्स वैसे ही ले आओगे। तो अभी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।